हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस की क्लासेस। आज ये मेरी फर्स्ट क्लास रहेगी और हम धीरे धीरे करके सभी चैप्टरों को साइंस के पढ़ेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है जो सभी एग्ज़ामों में पूछते हैं। अब जैसे रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स में आती है साइंस, ये केवल एनसीईआरटी के बेस पर मैंने ये पीडीएफ क्रिएट किया है। इसमें केवल एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पीडीएफ में विद डायग्राम के साथ आपको समझने में और आसानी मिलेगी। डायग्राम फोटोज में आराम से इसको आप समझ सकते हो। और हम इसी तरह धीरे धीरे करके सभी चैप्टर, हम सबसे पहले साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से ली गई पीडीएफ है, उसी से क्रिएट किया हूँ। अब चलते हैं, हम बिना बातचीत किए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसमें आज हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा सेल यानी कोशिका। कोशिका में हम सबसे पहले क्या जानेंगे, उसका परिचय। कोशिका क्या है, कोशिका कैसे, किसने खोज की, किस तरह खोज हुई कोशिका के बारे में आज कोशिका सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। कोशिका के सिद्धांत, परिचय। देखिए इस पेज पर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। कोशिका क्या है, कोशिका के सिद्धांत, कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। कोशिका क्या है। सबसे पहली बात, कोशिका क्या है। कोशिका जीवों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए कोशिका क्या है, ये हमारी जो बॉडी बनी है ये हमें छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। हमारे बॉडी में बहुत कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कोई घर ईंट से मिलकर एक कोई घर बनता है, वैसे हमारी बॉडी है जो एक एक कोशिका मिलकर हमारी बॉडी बनती है। हमारी बॉडी किससे बनी है, कोशिकाओं से, सेल से बनी हुई। ठीक है, हम देखते हैं अब और आगे चलते हैं। सेल, ये सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब सेल की स्टडी क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। और इसकी सेल की खोज किसने की और कब की, कैसे की, हम ये सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। देखिए यहाँ पास कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में की थी, 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने कार्क की कोशिकाओं में देखी थी। कार्क में कोशिका जैसे देखे थे, बट उन्होंने जीवित कोशिका नहीं देखी थी। उन्होंने डेड सेल का आविष्कार किया था। उन्होंने डेड सेल देखा था उन्होंने। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं अब डेड सेल के बारे में। मतलब अब देखते हैं जीवित कोशिका किसने खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक। ये ल्यूवेनहॉक की पिक्चर है। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने की थी। देखिए ल्यूवेनहॉक के बारे में थोड़ा जानते हैं डिटेल से। देखिए इसको थोड़ा जूम करते हैं, दिखाते हैं। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1670 ईस्वी में किया था। और इन्होंने सूक्ष्म जीवों का अवलोकन किया है। इनको देखिए, ये जीवों का अध्ययन करने वाले हैं। ये सूक्ष्म जीवों के पिता कहलाते हैं। ठीक है, और इनको रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ फाइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फाइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ फाइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ फाइटोलॉजी कहते हैं। और देखिए अब केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज, इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं खोज, महत्वपूर्ण खोज, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जो 4-5 हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। फिर केंद्र की खोज करने के बाद 1838 ईस्वी में स्लाइडन एवं फॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। 1848-39 में इन्होंने स्लाइडन एवं फॉन ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। लेकिन स्लाइडन ने जो है पादप में कोशिका का सिद्धांत दिया था। किस में दिया था, स्लाइडन ने पादपों में कोशिका का सिद्धांत दिया था। लेकिन स्वान ने
जंतुओं में कोशिका का सिद्धांत दिया था, जंतुओं में कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं और आगे इसकी थ्योरी धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए सेल कैसे मतलब स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ से बना होता है, ये याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर ना, इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी। देखिए सेल थ्योरी, सभी जीव एक या एक अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। देखिए अभी हमने बताया ना, सभी जीव जंतु जो होते हैं एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बनकर होते हैं। बताया ना अभी हम आपको कि कोई जैसे घर बना हो तो वो एक से अधिक ईंटों से मिलकर बना होता है, ईंट से मिलकर घर बनता है। वैसे ही करके हमारी बॉडी है जो हमारे सभी छोटे छोटे सेल से बनी होती है। ये हमारी सेल ये षटकोणी जैसी होती है, देखते हैं हम बॉडी की सेल मतलब बनाते हैं डायग्राम पर, बन नहीं रहा मुझे। छोटे छोटे सेल से बनी होती है हमारी बॉडी। ऐसे कोशिका जीवों के मूल इकाई संरचनात्मक एवं क्रियात्मक हैं। और दूसरे देखते हैं, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। नई कोशिकाएं जो होती हैं, जो पिछली कोशिकाएं होती हैं उससे हमारी उत्पन्न होती हैं। अब देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कोशिका एक कोश की, बहुकोश की। देखिए एक कोशिका में कौन कौन आते हैं, बहुकोशिका में कौन कौन से जीव आते हैं, ये हम जान। केवल एक कोशिका के बने जीव जैसे अमीबा। एक कोशिका के जीव कौन कौन से हैं? एक कोशिका के जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये जीव एक कोश की कहलाते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोश की जीव कहलाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम सभी एक कोश की जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव के बारे में देखते हैं हम। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव ये अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। इन जिसमें बहुत कोशिकाएं वो बहुकोश की साधारण सी बात है उसमें क्या। ये मानव, पौधे, पशु, पक्षी ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। जीवित कोशिका की मुख्य विशेषता। हम लिविंग सेल्स के बारे में, उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जानते हैं। उसके कार्य क्या है, संरचना कैसी होती है, क्या करते हैं ये सब। जीवित कोशिका की मुख्य विशेषता संरचना होती है, वो कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। ये ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहते हैं। देखिए आप डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं कैसे क्या मतलब क्या कर सकते हैं जीवित कोशिका। इसमें देखिए ये इसमें आनुवंशिक नियंत्रण होता है, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, स्वयं की सुरक्षा करते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं हमारी बॉडी के। ये विभाजन भी होते हैं, जो लिविंग सेल होती हैं उसमें विभाजन भी होता है, प्रोटेक्शन भी होता है, आनुवंशिक नियंत्रण भी होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता है और कार्य भी करती हैं। और इसमें एक संरचना भी होती है हमारी बॉडी की। देखिए कोई किसी न किसी प्रकार से एक संरचना है। देखिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो परीक्षा बिंदु महत्वपूर्ण कोशिका की प्रभाव है, मतलब ऐसे छोटे कोशिका के सिद्धांत, तीनों कथन, ये सभी हो गए। इनको मतलब याद करना थोड़ी ज़रूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जंतु सेल और पादप सेल के कुछ डायग्राम। ये जंतु कोशिका का है और ये पादप कोशिका का है डायग्राम। ठीक, अभी हम इसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अभी केवल फिलहाल अभी आप इसका डायग्राम देखिए। अभी इसको डायग्राम के साथ एक एक इसमें जो सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीज़ जो होती हैं इनको हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे। इसकी पीडीएफ अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा लिंक, तो वहाँ से मिल जाएगी आप सभी लोगों को इसकी पीडीएफ। अब देखिए नेक्स्ट कोशिका की संरचना कैसी है। देखिए हम इसमें पूरा पढ़ेंगे कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना। ये देखिए इसमें एक समान की यूकारियोटिक कोशिका है। ये एक समान की यूकारियोटिक कोशिका है। ये देखिए यहाँ पढ़ते हैं अब।
देखिए इसमें पेज में क्या है, कोशिका के सभी अंगक मिलकर जीवन की उत्पन्न इकाई करते हैं। सीखने के मुख्य लक्ष्य, कोशिका की संरचना हमें सीखना है। क्या क्या सीखना, कोशिका की संरचना सीखना है, कोशिका के अंगक सीखना है, कोशिका को समझना है, उसके कार्य क्या हैं, वास्तविक जीवन में कोशिका का महत्व क्या है। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, किसी भी कोशिका संरचना ही उसके कार्यों को निश्चित करती है। अब इसको डायग्राम अगर अच्छे से समझ में आ गया तो मानिए कि पूरा हमें कोशिका का अध्ययन हो जाएगा हमेशा ही से। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस इतने में से कि एग्जाम में पक्का एक प्रश्न तो पक्का रहता है, आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। देखिए ये देखो, ये दिख रहा है जो कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा जेल। आपको हम 1 मिनट समझाते हैं इसके कार्य क्या रहते हैं, ये हम कैसे क्या करते हैं। कहाँ गया मेरा पेन। एक कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य क्या हैं। कोशिका झिल्ली, देखिए ये यहाँ पर जो पतली सी पात दिखाई दे रही है, ये यहाँ कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली क्या कारण है, ये कोशिका को घेरती है और पदार्थों को आवागमन से नियंत्रित करती है। मतलब ये कोशिका झिल्ली कार्य क्या है, जैसे घर में है, घर में तो कोई गेट लगा होता है जैसे, तो उसी तरह का है। ये हम किसी को मतलब आवागमन को नियंत्रित करते हैं, मतलब सभी को आने जाने नहीं, जो जानता है उसी को आने देते हैं। जैसे घर में एक चौकीदार रहता है, उसी तरह कार्य करती है, इसको सभी को आने जाने को रोकते, मतलब इसके आवागमन में नियंत्रित करती है। अब नेक्स्ट देखिए सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये देखिए जो ये इधर पतली पतली ज़्यादा दिख रही है और बाहर से मोटी, उसके बीच में मिल रही कोशिका भित्ति। क्या दिख रहा है आपको, ये यहाँ कोशिका पतली पतली जो गई हुई है, पतली पतली, और अंदर पे यही है सेल वॉल। इसमें क्या होता है, ये पादपों को सुरक्षा और मजबूती प्रदान करते हैं। ये पादपों में सुरक्षा और मजबूती प्रदान करते हैं। पादप कोशिकाओं में ये सुरक्षा एवं मजबूती प्रदान करती कोशिका भित्ति कार्य है। और देखिए केंद्रक कहाँ पाया जाता है, केंद्रक ये देखिए छोटे छोटे केंद्रक हैं, ये इधर केंद्रक ये होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में। कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का भंडार करता है। ये आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए को कलेक्ट करता है ये। और देखिए दूसरा क्या है ये, अब देखते हैं इसको पढ़ते हैं इसको अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले ये इसको नीचे पढ़ते हैं। राइबोसोम क्या है, देखिए राइबोसोम कोई स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, इसको अभी और डिटेल से पढ़ते हैं। राइबोसोम स्पेशल उस तरह लगाएं। देखिए राइबोसोम का स्ट्रक्चर ये दिख रहा ना, ये राइबोसोम है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान, इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण का होता है राइबोसोम में। ठीक है, ये गोल्जी तंत्र है। देखिए गोल्जी तंत्र है, ये पदार्थों का संशोधन करता है और छँटाई एवं पैकेजिंग का श्रावण करता है। किसका करता है, पैकेजिंग एवं छँटाई का श्रावण करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण क्या करती है, ये एटीपी का निर्माण करती है। एटीपी इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ये वो इम्पोर्टेंट पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ये एटीपी का निर्माण करती है। अब दूसरा पढ़ते हैं यहाँ पर लाइसोसोम। देखिए ये लाइसोसोम है, इधर देखिए देखो लाइसोसोम गया हुआ यहाँ दिख रहा है। लाइसोसोम ये पाचन एंजाइम होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को विघटन करते हैं। लाइसोसोम ये पदार्थ होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को विघटन करते हैं, पाचन एंजाइम होते हैं ये। अब देखिए रिक्तिका, और अभी इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। रिक्तिका ये इसके अंदर पाई जाती है, देखिए छोटे छोटे स्थान जो होते हैं, ये ऐसे रिक्तिका आ गई है। तो रिक्तिका के बारे में देखते हैं यहाँ पर। रिक्तिका क्या मतलब होता है, जल एवं पदार्थों का भंडार,
टर्गर दाब बनाए रखते हैं। मतलब क्या हुआ, जल एवं पदार्थों का भंडारण करते हैं और जिसमें दाब बनाए रखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या है, ये देखिए साइटोप्लाज्म दिख रहा है आपको, साइटोप्लाज्म यही है। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर सेंट्रोसोम ये सब आते हैं। साइटोप्लाज्म का कार्य क्या रहता है, कोई अंगकों के स्थित होने का माध्यम, कई क्रियाएं यही होती हैं। अंगकों को स्थित होने का माध्यम मतलब यहाँ पर स्थिर होने का माध्यम यही क्रिया करती हैं। मतलब इसी में क्रियाएं होती हैं। कोई अंगकों को स्थित होने का मतलब अपने जगह स्थिर होने का, यहीं पास सभी क्रिया होती है। किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में। प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या, देखिए ये प्लास्टिड है, दिख रहा है कि नहीं दिख रही, ये प्लास्टिड है। देखिए यहाँ पर प्लास्टिड, प्लास्टिड का अर्थ क्या होता है, प्लास्टिड है, प्लास्टिड पादपों कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट विभिन्न कार्यों को करती हैं। ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये इससे अभी क्लोरोप्लास्ट को और क्रोमोप्लास्ट को, ल्यूकोप्लास्ट को, इनको सभी को आगे अभी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इसमें डायग्राम में देखते हैं कौन कैसा होता है, ये देखने के बाद। और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एग्जाम में आए, कोशिका विभाजन में सहायक क्या है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होता है। कोशिका को समझने का आसान तरीका देखिए क्या है, इस कोशिका समझने का आसान तरीका क्या है, कोशिका का कार्य, कोशिका कैसे कैसे बड़े होकर बनती है। देखो संरचना जो बनती है कोशिका से, फिर संरचना से अंगक बनते हैं, अंगक से फिर उसके कार्य होते हैं, और कार्य होता है तो फिर हमारा जीवन बनता है। ठीक है, नोट इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पास नोट दिया हुआ है। सभी कोशिकाओं में कुछ अंगक समान होते हैं, कुछ केवल पादप या जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिकाओं की संरचना और कार्य में समन्वय जीवन का आधार है। तो सभी कोशिकाओं में कुछ अंग समान होते हैं, लेकिन सभी अंग समान नहीं होते हैं। कोशिकाओं में सभी अंग समान नहीं होते हैं, लेकिन कुछ में होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर कोशिकाओं की मुख्य विशेषता अभी हम पढ़े हुए हैं, जिसमें एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। संरचना, ये सभी जीवों कोशिकाओं से बने होते हैं। कार्य, कोशिका जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं, कोशिका जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं। ऊर्जा का उपयोग, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बनता है। अभी हमने कोशिका पढ़ा है ना कि इसमें ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। आनुवंशिक नियंत्रण, केंद्रक में डीएनए की गतिविधि नियंत्रण करता है, केंद्रक में डीएनए की गतिविधि नियंत्रण करता है। प्रोटेक्शन देती हैं हमें कोशिकाएं, कोशिका झिल्ली और भित्ति सुरक्षा देती हैं, ये भी अभी हमने पढ़ा। विभाजन, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अब दूसरा चैप्टर, यहाँ पर दूसरा पीडीएफ लगाते हैं। अब कोशिका अंगक क्या है, अब इसमें देखिए हम एक एक डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर। देखिए मुख्य कोशिका अंगक क्या है सभी पढ़ेंगे। देखिए एक एक, अब इसमें अभी आप पूरा डायग्राम इकट्ठा देखा तो कैसे क्या था, अब यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक। देखिए कोशिका झिल्ली सफ़े पढ़ लेंगे। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्य क्या है, ये सभी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका झिल्ली, पहले हम कोशिका झिल्ली पढ़ते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या बोल, इसकी देखो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना ये एग्जाम में बहुत आता है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए, याद ही कर लीजिए। फास्फोलिपिड और बाइलेरिया की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली को बाहरी के वातावरण से अलग करना, पदार्थों के अंदर बाहर जाने को नियंत्रित करना, संचार और पहचान में सहायता करना। समझ में नहीं आया।
कोशिका में बाहरी वातावरण से अलग करना, मतलब कोशिकाओं को सभी बाहरी वातावरण से अलग करती है। और कोशिका मतलब एक दीवार खड़ी करती है, अंदर का वातावरण अलग, बाहर का वातावरण अलग करती है। विशेषता ये चयनात्मक परागण होती है, ये सभी को आने जाने नहीं देती है। चयनात्मक परागण, जैसे घर का कोई पहरेदार हो गया, वो सभी लोगों को आने जाने नहीं देता, वो सभी चयनात्मक सिलेक्टिव पर्सन कौन है, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर सिलेक्टिव परागण में होते हैं, चयनात्मक परागण होता है। अब दूसरा क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली को मजबूती देना, आकार बनाए रख, कोशिका झिल्ली को मजबूती देना, फर्स्ट कार्य इसका यह हो गया। आकार बनाए रखना, ये आकार प्रदान कर, सुरक्षा प्रदान करना कोशिका भित्ति का कार्य है। अधिक जल आने पर कोशिका को फटने से बचाना, अधिक जल आने पर कोशिका को फटने से बचाना, ये कोशिका भित्ति के कार्य है। ये मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये उसको ध्यान रखिए, ये जीव कोशिका में नहीं पाई जाती है। और ये देखिए कोशिका भित्ति का डायग्राम है। देखिए अब डिटेल देखिए, इतना फर्स्ट क्लास डायग्राम बना हुआ, कुछ तो समझ में आया कि क्या किसमें क्या नहीं है। उसके अंदर का पूरा कोशिका के अंदर के सभी एक भाग हैं, सेल ऑर्गन। अब देखिए न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस, इसकी संरचना नाभिकीय झिल्ली, नाभिक द्रव्य नाभिका से बनी होती है। क्रोमेटिन, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है संरचना। केंद्रक जो है किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। इसके कार्य क्या होते हैं? कार्य केंद्रक का होता है कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रण, आंशिक पदार्थ का संरक्षण, कोशिका विभाजन। केंद्र का काम क्या होता है? नियंत्रण केंद्र होता है। अब पढ़ते हैं किसकी ओर पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसे बनी होती है? बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, किस तरह? मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। एक माइटोकॉन्ड्रिया किससे बने होते हैं? मैट्रिक्स से। कार्य क्या होता है? एटीपी ऊर्जा का निर्माण कहते हैं, एटीपी ऊर्जा का निर्माण कहते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ऑफ से वेरी इम्पोर्टेंट है। इसे ऊर्जा की इसमें एटीपी पाई जाती है, एटीपी का निर्माण करता है। और एटीपी को ऊर्जा की करेंसी कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा की करेंसी। दिख नहीं रहा हो, ऊर्जा की करेंसी कहते हैं इसको। अब पढ़ते हैं क्या है अगला, राइबोसोम। राइबोसोम क्या? राइबोसोम किससे बना? जिसकी संरचना डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। राइबोसोम की संरचना डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। कार्य इसका क्या? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मुख्य रूप से ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन, राइबो इक्वल टू प्रोटीन। अब देखते हैं ये इसको पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईयर। देखो इसको पढ़ते, इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी झिल्लीदार नलिकाओं का जाल, राइबोसोम जो हुई। देखिए यहाँ पर देखिए झिल्लीदार दिख रहा है, इसमें देखिए नलिकाएं बनी हुई हैं। देखिए नलिकाएं ये ऐसी गई हुई हैं, ये डायग्राम नलिकाएं टाइप बना, ये झिल्ली टाइप बन जा रहा है, देखिए ना। तो इसी को, इसका कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण एवं संलयन करती है एवं परिवहन भी करती है। प्रोटीन का क्या करती है? परिवहन करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। और स्मूथ ईआर का मतलब क्या होता है? स्मूथ ईआर किससे बने? तो राइबोसोम रहित होते हैं। स्मूथ ईआर में राइबोसोम नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है। कार्य क्या है इसमें? लिपिड का संश्लेषण करना। अब देखते हैं नेक्स्ट, गाल्गी तंत्र क्या है। गाल्गी तंत्र पढ़ते हैं। गाल्गी तंत्र संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना चपटी एवं झिल्ली थैलियाँ होती हैं का समूह होता है। देखिए ये चपटी चपटी दिख रही है ना, चपटी चपटी पर ये झिल्ली की तरह भी बना रहे हैं, झिल्ली की तरह।
देखिए झिल्ली झिल्ली की तरह दिख रही है ना हमें। ये चपटी हुई भी दिख रही है, देखिए चपटी चपटी हुई हैं। कार्य इनका क्या है, पदार्थ का संशोधन करना, छटाई, पैकेजिंग एवं भ्रमण में सहायता करता है। गोल्जी गोल्जी कार्य क्या है, गिफ्ट पैकेजिंग सेंटर होता है। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम पढ़ते हैं। लाइसोसोम नेक्स्ट है। लाइसोसोम ये एकल झिल्ली इसमें पाई जाती है। ये पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम क्या है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कार्य क्या है, कोश का अपशिष्ट का विघटन, पुरानी क्षतिग्रस्त अंगों का अंतःकोश की पाचन करता है। ये लाइसोसोम क्या करता है, ये जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन सभी को, अपशिष्ट कोशिकाओं को, उनका पाचन करता है। संरचना कैसी होती है, एकल झिल्ली होती है। इसको इरेज करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। इसमें एकल झिल्ली होती है, पाचक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या है, कोश का अपशिष्ट को विघटन करना, पुरानी क्षतिग्रस्त अंगों का ब्रेक डाउन करना, मतलब अंतःकोशिकी का पाचन करना, जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनका पाचन करना। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। और नेक्स्ट पढ़ते हैं अंतरिक्ष। देखो माइटो, देखो हम याद रखने की ट्रिक बताते हैं। माइटो, इसको बाद में पढ़ते हैं। माइटो बराबर माइटो पावर देता है। राइबो मतलब प्रोटीन, राइबोप्रोटीन का पाचन कर, प्रोटीन के संश्लेषण। गोल्जी पैकेजिंग करता है। उसके कार्य क्या है ये पढ़। लाइसोसोम का क्या कार्य है, लाइसोसोम सफाई करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल, न्यूक्लियस नियंत्रण रखता है। देखिए अब देखिए ये क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन इनमें से बन जाता है, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य आता रहता है ये। अब देखते हैं, पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट इसकी संरचना जो क्लोरोफिल मुक्त होती है, क्लोरोफिल से बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण। ये हरा रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, हरे रंग प्रदान करते हैं। कार्य प्रकाश संश्लेषण इसका करता है। और इस संरचना क्लोरोफिल मुक्त, ये कलर प्रदान करता है। अब देखिए ये हरा रंग प्रदान करता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट जो है ये इसकी संरचना क्या, रंग द्रव्य मुक्त होती है। रंग द्रव्य मुक्त, इसका कार्य रंग प्रदान करना। इसमें केवल हरा रंग होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, कार्य प्रदान करना। ल्यूकोप्लास्ट देखिए, ल्यूकोप्लास्ट ये बीजों का भंडारण करता है। स्टार्च, तेल, ये सभी चीज़ों को भंडारण करता है। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, ये सभी चीज़ों को भंडारण करता है। जैसे स्टार्च हो गया, तेल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी चीज़ों का भंडारण करता है। ल्यूकोप्लास्ट सभी चीज़ों को भंडारण करता है। क्लोरोप्लास्ट रंग प्रदान करता है, ये प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट रंग प्रदान करता है। क्या फिर से एक बार, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश, क्लोरोप्लास्ट रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट ये सभी चीज़ों को एकत्रित करता है। क्या क्या, स्टार्च, तेल, प्रोटीन, ये सभी चीज़ों को एकत्रित करता है। और यहाँ देखिए, अभी इसको देखो, अभी नहीं पढ़े हुए, तो रिक्तिका क्या है। रिक्तिका झिल्ली से घिरी हुई तरल से भरी झिल्ली होती है। ये देखिए, ये देखो तरल भरा हुआ है, और इसमें देखिए बाहर झिल्ली लगी हुई है। इसका कार्य क्या, जल के पदार्थी उनका वातावरण नियंत्रित रखता है। टफ प्रेशर बनाए रखना, अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करके कोशिकाओं का आकार बनाए रखना। इसमें इसका अर्थ क्या हुआ, पादप कोशिका में सामान्य बड़ी केंद्रिकाएं रिक्तिकाएं होती हैं। पादप कोशिकाओं में समानता बड़ी रिक्तिका केंद्रिकाएं होती हैं। देखिए सेंट्रोसोम क्या, देखिए सेंट्रोसोम के डायग्राम ऐसे होते हैं। सेंट्रोसोम ऐसे हैं। और सेंट्रोसोम की संरचना 2 सेंट्रियोल प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। सेंट्रोसोम कैसे बने होते हैं, 2 सेंट्रोसोल प्लस प्रोटीन, 2 सेंट्रोसोल और प्रोटीन के बने होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका, इनका कार्य सेंट्रोसोम में कोशिका विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
क्या सेंट्रोसोम। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ये मुख्यतः किसमें पाई जाती है, जंतु कोशिका में, एनिमल में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में। ये कुछ परीक्षा से महत्वपूर्ण अभी जो हमने पढ़ा है परीक्षा टिप से, अंगों के नाम और उनके बारे में अभ्यास करें। ये परीक्षा हर परीक्षा अवश्य आते हैं। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है पीडीएफ में भी, इसमें क्वेश्चन अवश्य आते हैं इस पीडीएफ में। और एक देखिए, सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें, सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म राइबोसोम अवश्य पाए जाते हैं। सभी पौधों में कोशिका भित्ति प्लास्टिड बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति में प्लास्टिड एवं बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। सभी जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल समानता पाए जाते हैं, सेंट्रियोल समानता पाए जाते हैं। फिर से एक बार, सभी कोशिकाओं में इसको पढ़ते, सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा साइटोप्लाज्मा राइबोसोम पाए जाते हैं। सभी कोशिकाओं में क्या क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म राइबोसोम सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और सभी पौधी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति प्लास्टिड बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। सभी जंतुओं में क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल समानता पाए जाते हैं। अभी उसमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पीडीएफ पढ़ते हैं, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। इसको एक एक पढ़ेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं इसमें, इसको पीडीएफ को सही फिट कर लें इसमें। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, इसको अभी पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ लें, फिर इसके अंतर पढ़ते, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या नहीं पाया जाता, ये सभी देखिए इसमें अंतर दिया हुआ है। देखो कोशिका पादप कोशिका सबसे पहले देखिए, कोशिका पादप सबसे पहले कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, इसके अंदर देखिए कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, झिल्ली, केंद्रक। ये देखिए केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या वर्ड, केंद्रक के बारे में अभी हमने क्या बताया, ये नियंत्रण करता है, केंद्रण नियंत्रण करता है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली सब हमने पढ़ चुका है। राइबोसोम ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अभी हमने पीछे पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट ये हरा रंग प्रदान करता है, ये पढ़ा हमने, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें किसमें पाया, पादप कोशिका में, ये हरा रंग प्रदान करता है, तभी पेड़ पौधे हरे रहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करता है, इसका कार्य है। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पादप कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी तंत्र ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी, इसी माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी क्या देता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, पीछे पढ़ चुके हैं हम। ये बड़ी रिक्तिका है, इसमें रिक्तिका पाई जाती है। पादप कोशिका के बारे में अभी बात चल रही है। पादप कोशिका में ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म डायग्राम देखिए। साइटोप्लाज्म ये किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। और इसमें देखिए इधर जंतु कोशिका के बारे में, जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना। केंद्रक का ये सभी चीज को नियंत्रण करता है। नाभिका पाई जाती है, राइबोसोम होता है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी तंत्र पाया जाता है। किसमें, जंतु कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लाइसोसोम ये किसका पाचन करता है, सेल का, कोशिकाओं का पाचन करता है, जो अपशिष्ट सेल होते हैं। सेंट्रियोल ये कोशिका का विभाजन करता है जंतु कोशिका में। और छोटी रिक्तिकाएं विसेल्स पाई जाती हैं। इसमें जंतु कोशिका में छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और पादप कोशिकाओं में जो है बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म, जंतु कोशिका में साइटोप्लाज्म होता है। अब देख लिए इसको इतने। अब नीचे चलते हैं, इसमें अंतर के किसमें क्या पाया जाता है, इसके बारे में क्या कहा जाता है, पढ़ते हैं यहाँ पर।
पादप कोशिका एवं जंत कोशिका में अंतर क्या है? पादप कोशिका और जंत कोशिका में अंतर क्या है और इसमें मिलता क्या क्या है, कॉमन क्या है, इसमें देखते हैं। कोशिका भित्ति उपस्थिति होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति देखो पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में। और इसका कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति के बारे में पहले पढ़ते हैं हम लोग। कोशिका भित्ति क्या हो? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है पर लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और इसका कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति पादप में मजबूती प्रदान करती है। ये पादप कोशिका में पाई जाती है तो पादप में ही कोश में मजबूती प्रदान करेगी। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है लेकिन पादप कोशिका में तो उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। देखो जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट किसका सहायक करता है? प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जहाँ क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? जहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा वहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण पादपों में होता है, इसलिए इसमें बड़ी केंद्र की रिक्तिकाएं होती है, इसमें छोटी और अनेक रिक्तिकाएं होती हैं। पादप कोशिका में बड़ी केंद्रिका रिक्तिकाएं होती है और जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं होती है। इनमें ये भंडारण करती है और दाब बनाती हैं। ये आकार में समानता निश्चित एवं चौकोर आयताकार की होती हैं। ये आकार में समानता अनियमित होती हैं। इनका आकार तो निश्चित होता है बट जंतु कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये लचीलेपन के कारण होते हैं, लचीलेपन के कारण। सेंट्रोल समानता अनुपस्थित। सेंट्रोल का कार्य हमने पीछे क्या बताया? ये कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोल का कार्य क्या होता है? ये कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रियोल उपस्थित किसमें रहता है? देखो जंतु कोशिका में, जंतु कोशिकाओं में देखो, जंतुओं में मनुष्य जो होते हैं इनमें जो है कोशिका विभाजन होता है लेकिन पादप कोशिका में उसका विभाजन नहीं होता क्योंकि वहाँ डेड सेल्स होती हैं। जंतु कोशिका में लिविंग सेल होते हैं तो इसमें विभाजन होगा। ये मूव भी करेंगे बट पादप सेल में नहीं होगा। सेंट्रियोल उसमें नहीं पाया जाती, ये कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। स्टार्च का भंडारण के रूप में पादप कोशिका भंडारण के रूप में स्टार्च भंडारण करती हैं और जंतु कोशिका ग्लाइकोजन भंडारण के रूप में इकट्ठा करते हैं। भंडारण के रूप इकट्ठा क्या करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में एकत्र करते हैं। भोजन पदार्थ होते हैं। इसमें लाइसोसोम कम विकसित होता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम कम विकसित होता है और लाइसोसोम अधिक एवं स्पष्ट एवं बहुत होते हैं। लाइसोसोम अधिक स्पष्ट एवं बहुत होते हैं। जंतु कोशिका में क्या होता है? लाइसोसोम अधिक हो क्योंकि इसमें बहुत कोशिकाएं बनती रहती है, इसमें विभाजन होता रहता है तो इसमें लाइसोसोम अधिक नष्ट होती हैं और बनती रहती हैं। लाइसोसोम में स्पष्ट एवं अनेक होते, बहुत होते हैं। ये पाचन क्रिया के लिए होते हैं। लाइसोसोम पाचन करते हैं। कोशिकाओं के बीच का संचार करते क्या? प्लाज्माइड उपस्थित होता है इसमें गैर जंक्शन उपस्थित होता है। कोशिकाओं के बीच का संचार होता है इसमें। और देखिए और इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ते हैं इसमें। समानता दोनों कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है? दोनों कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है? कॉमन क्या है इसको देखते हैं। दोनों कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली उपस्थिति पाई जाती है। किसमें? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। किसमें क्या होता है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। देखिए मेरा पेन कहाँ गया। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप फिल और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, दोनों यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, दोनों में केंद्रक उपस्थित होता है। पादप कोशिका एवं जीव कोशिका में दोनों में पादप उपस्थित होता है। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, यार्न और गोल्जी तंत्र, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। दोनों में क्या क्या पाया जाता है? दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी तंत्र, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। दोनों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है। दोनों में कोशिका का श्वसन होता है। दोनों में कोशिकाओं का श्वसन होता है।
कोशिका का आकार आम पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है। हमने बताया पिछले कि पादप कोशिकाओं का निश्चित आकार होता है, लेकिन जंतु कोशिका का अनिश्चित आकार होता है। जंतु कोशिका का अनिश्चित आकार होता है। जंतु कोशिका का अनिश्चित आकार। दोनों कोशिकाएं मूल संरचना में समान, लेकिन संरचनात्मक एवं कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार इसमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। इनमें दोनों का कार्य अलग अलग होता है। इनके कुछ कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पर? सभी पादप क्लोरोप्लास्ट में नहीं, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सभी पादप कोशिकाओं में तो क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन सभी पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। जैसे जड़ की कोशिकाएं, जड़ों में जो है पादप कोशिकाएं नहीं होती, उसमें कहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है और ना ही उसमें हरा रंग प्रदान होता है। देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। पदार्थ पादप कोशिकाओं में दाब रिक्तिका के कारण बना रहता है। पादप कोशिकाओं में दाब किसके कारण बना हो रहता है? रिक्तिका के कारण। सेंट्रियोल जंतु के कोशिका के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेंट्रियोल जंतु कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीछे हमने पढ़ा अभी सेंट्रियोल के बारे में कि सेंट्रियोल का कार्य क्या रहता है? वो विभाजन करता है। देखो, ये परीक्षा टिप के बारे में पढ़ते हैं हम सभी। पीडीएफ में एक इम्पोर्टेंट नीचे ऊपर पहले थ्योरी, फिर उस पर एग्जामिनेशन से इम्पोर्टेंट व्यू रखते हैं। अंतर क्या है? अधिकतर याद रखें। क्या याद रखना है? कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट, बड़े रिक्तिका सेंट्रियोल, फेंट्रिसोम, आकार और भंडारण पदार्थ, इन्हीं पर प्रश्न अधिक पूछते हैं। मतलब इनके बारे में अधिक पढ़ना है, ज़्यादा ये पूछते हैं। अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ चलते हैं। देखिए, समय लग रहा है, लेकिन आज मैंने ये पहली क्लास ली और स्पीड से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें समय बहुत लग रहा है, तो मैं इससे क्षमा चाहूँगा आपसे। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अब इसको देखिए, इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद काम खत्म करते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिका विभाजन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे जरूर। क्या है? क्या चैप्टर का नाम? कोशिका विभाजन और सेल डिवीजन। या एकमात्र कोशिका के विभाजित होकर नए पुत्री कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। और पढ़ते हैं कोशिका के विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन दो प्रकार से होते हैं, माइटोसिस, मेयोसिस। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। देखो, समसूत्री विभाजन होकर दो बनते हैं, एक से दो समसूत्री मतलब सम बनते हैं, दो बन जाते हैं समसूत्री विभाजन। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। उसी से हम ध्यान में समसूत्री विभाजन टूटकर 2 ही बनते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस समसूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। इसमें देखिए, 1-2 तो टूटते हैं, 2 फिर टूटने के बाद फिर वो 2 टूटते हैं। अर्धसूत्री विभाजन आधे आधे होकर इसमें कितने बन गए? 3-3 6 बन गए। इनमें क्रमिक विभाजन होता है, ये इसमें क्रमिक विभाजन होता है, इसमें नहीं। और इसको डिटेल से पढ़ते हैं। यह एक विभाजन होता है, इसमें एक विभाजन होता है इसमें। और अर्धसूत्री विभाजन में इसमें 2 क्रमिक विभाजन होते हैं, इसमें 2 क्रमिक विभाजन होते हैं। एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है? मात्र 2 कोशिकाएं बनती हैं। और एक मात्र कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई हैं? देखो, 1 2 3 4 कोशिकाएं बन गई हैं। इसमें 2 क्रमिक विभाजन होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन तो इसमें आधा हो जाएगा। क्या? गुणसूत्री संख्या आधी हो जाएगी। समसूत्री मतलब संख्या समान रहेगी, ध्यान रखना। शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत एवं अलैंगिक प्रजनन में सहायक होता है।
शरीर की वृद्धि, मरम्मत एवं अलैंगिक प्रजनन में सहायक होता है। ये क्या है, समसूत्री विभाजन किसमें सहायक होता है? शरीर की वृद्धि में और मरम्मत एवं अलैंगिक प्रजनन में सहायक होता है। युग्मकों में बनाने में सहायक होती है, ये युग्मक बनाने में, गैमेट्स बनाने में सहायक करते हैं। कौन से? अर्धसूत्री विभाजन गैमेट्स बनाने में सहायक करते हैं एवं आनुवंशिक विविधता पाई जाती है इसमें, और इसमें आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करते हैं, आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। अब देखिए कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, इसमें कोशिका विभाजन क्यों महत्व है? कोशिका विभाजन से क्या होता है, फायदे हैं? ये कुछ जीवों की वृद्धि करते हैं, ऊतकों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण करते हैं, क्षतिग्रस्त और पुरानी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करते हैं, अलैंगिक प्रजनन में सहायक करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अलैंगिक प्रजनन में सहायक होते हैं, युग्मकों के निर्माण में सहायक करते हैं। युग्मकों निर्माण कौन सहायक होता है? अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों की संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनाए रखना, ये गुणसूत्रों की संख्या को, आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करते हैं, आनुवंशिक विविधता उत्पन्न रखते हैं। मैं देखो याद करने की, माइटोसिस 1 से 2 संख्या वही, मियोसिस 1 से 4 संख्या आदि, 1 से 4 संख्या आदि। मिटोसिस समानता, मियोसिस विविधता पाई जाती है। माइटोसिस में समानता पाई जाती है, मियोसिस में विविधता पाई जाती है। देखिए कोशिका का चक्र है, क्या अर्थ है, इसमें देखिए पढ़ते हैं। देखिए अब क्या पढ़ते हैं, कोशिका चक्र के सेल साइकिल, इसको पढ़ते हैं कोशिका सेल। ये जीवन प्रथम अंतरावस्था में क्या होता है, जीवन प्रथम अंतरावस्था क्या है, ये फर्स्ट है। इसमें क्या होता है, कोशिका की वृद्धि होती है, प्रोटीन एवं आरएनए अंगक का अधिक संख्या में बनते हैं। प्रथम चरण में क्या होता है, कोशिका की वृद्धि होती है और प्रोटीन आरएनए ये अधिक संख्या में बनते हैं। इस चरण में डीएनए का संश्लेषण चरण होता है, डीएनए का संश्लेषण चरण होता है। ये प्रतिवर्ती डीएनए का प्रतिवर्ती निर्माण होता है। ये गुणसूत्र दोहरी संरचना हम 2 वाहिनी हो जाती हैं, उन्हें 2 तरफ चलते हैं। G2 चरण द्वितीय क्या होता है, द्वितीय अंतरावस्था होती है, द्वितीय अंतरावस्था है ये, द्वितीय अंतरावस्था। विभाजन की तैयारी होती है, इसमें प्रोटीन एवं ऊर्जा का निर्माण बढ़ जाता है। इसमें G2 चरण में क्या होता है, G2 चरण क्या है, जिसमें प्रोटीन व ऊर्जा का निर्माण बढ़ जाता है। M चरण में विभाजन चरण माइटोसिस या मियोसिस होता है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। यह चक्र निरंतर चलता है, पहले G1 फिर S G2 M फिर G1, यह चक्र नियंत्रण चलता रहता है, इसी तरह चलता रहता है। अब देखिए इस माइटोसिस बना, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, इसको पहले इसको आइए पढ़ते हैं, जिसमें देखिए माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। देखो माइटोसिस क्या है, माइटोसिस करने वाली कोशिकाएं, ये देह कोशिकाएं होती हैं, जैसे देह कोशिकाएं होती हैं, जड़ तना पत्तियां कोशिकाएं एवं त्वचा मांसपेशियां यकृत आदि क्या होती हैं, मियोसिस माइटोसिस होती हैं। क्या होती है, माइटोसिस। देह कोशिकाएं सोमेटिक सेल्स होती हैं। जनन कोशिका जर्म सेल्स, वृषण व अंडाशय की कोशिकाएं होती है। ये कहाँ पाई जाती है, वृषण एवं अंडाशय में पाए जाते हैं। ये परागय एवं बीजांड आय की कोशिकाएं होती हैं। मियोसिस करने वाली कोशिकाएं देखिए, इन्हें एक माइटोसिस में देखिए, माइटोसिस में किस कैसे कैसे बन रही हैं, ये 1 से 1 बन रही है। मियोसिस में देखिए ये कैसे 1 2 बन गई है ना, यहाँ पास 1 से 2, इसमें देखिए 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, कितने हो गए, 4 ये। एक से कितने मिलकर बन रही हैं, अलग हो रही हैं, 1 2 3 4, तब ये अर्धसूत्री विभाजन कितने बनते हैं, 1 से 4 बन जाते हैं, 4। और देखिए यहाँ पर सब देखते हैं क्या है, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। विभाजनों की संख्या माइटोसिस में 1 रहता है, मियोसिस में 2। पुत्री कोशिकाएं विभाजन की संख्या 1 होती है, इसमें 2 होती है। और इसमें विभाजन 1 बार होता है, इसमें 2 बार होता है। पुत्री कोशिकाएं इसमें 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, इसमें 1 से 4 किसमें, मियोसिस में। अर्धसूत्री विभाजन में 1 से 4 हो जाती हैं
और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसमें आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में क्या होता है, आधी हो जाती है। जैविक संरचना ये समान होती है, भिन्न विविधता पाई जाती है, इसमें भिन्न विभिन्नता पाई जाती है। क्रॉसिंग ओवर में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होते, इसमें प्रोफेज वन में होता है। हीमोग्लोबिन गुणसूत्र का युग्मन नहीं होता है और मियोसिस में प्रोफेज में होता है। कहाँ पाया जाता है ये बॉडी में पाया जाता है। क्या चीज़ माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन बॉडी सेल्स में पाया जाता है, ये जर्म सेल्स में पाया जाता है। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है, जर्म सेल्स में पाया जाता है। इसके प्रमुख कार्य क्या है, हमारी बॉडी को रिपेयरिंग करना, प्रतिस्थापन करना, वृद्धि करना, ये सभी की बॉडी में हमारे होते हैं, ये समसूत्री विभाजन के कार्य हैं। और इसके कार्य क्या है, युग्मक का निर्माण करना और विविधता उत्पन्न करना। किसके, अर्धसूत्री विभाजन के। उसके उदाहरण ये त्वचा में पाई जाती है, जड़ में पाई जाती है, तना में पाई जाती है, कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और मियोसिस का क्या कार्य है, वृषण में पाई जाती है, वृक्क में, अंडाशय में पाई जाती है, पराग में पाई जाती है, पराग कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, या नहीं हम PDF इसकी हम अवेलेबल करा देंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे एक, उसमें मिल जाएगी सभी को PDF इसी तरह के सेम टू सेम मस्त 3D क्वालिटी में। तो क्या है, माइटोसिस जीवन के रखरखाव के लिए, मियोसिस जीवन की नियंत्रणता और विविधता के लिए आवश्यक है। क्या, माइटोसिस जो है जीवन के रखरखाव के लिए, मतलब जीवन के रखरखाव के लिए आवश्यकता है, और मियोसिस निरंतरता और विविधता उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता है, मतलब आगे की जनरेशन को उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बिंदु के कौन कौन से हैं इसके, नई कोशिकाएं सदैव पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, नई कोशिका जो होती है सदैव पिछली कोशिकाओं से बनती है। माइटोसिस शरीर की कोशिकाओं को समान रूप से कार्य करते हैं, माइटोसिस शरीर की कोशिकाओं में समान रूप से कार्य करती हैं। मियोसिस, देखो माइटोसिस कहाँ पाया जाता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है, देह कोशिका कहते हैं इसे। मियोसिस में बनने वाली कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से भिन्न होती हैं, मियोसिस आनुवंशिक रूप से भिन्न होती हैं। गुणसूत्र की संख्या निरंतर मियोसिस द्वारा बनी रहती है। क्रॉसिंग ओवर के कारण अनुवंशिक विविधता बढ़ती है, क्रॉसिंग ओवर के कारण अनुवंशिक विविधता बढ़ती है। ये किसकी संरचना है, समसूत्री विभाजन की। अगर इसमें एक से कितने हो जाए, 4 हो जाए, तो ये किसकी संरचना रहती है, 1 से 4 हो जाए तो वो अर्धसूत्री विभाजन की संख्या रहती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, किसमें आधी हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन में। और समसूत्री विभाजन गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। हम बस यहीं से ख़त्म करते हैं, और हम इसी तरह सभी चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अभी इसके आगे हम MCQ वाले क्वेश्चन करेंगे। आज मेरी फर्स्ट क्लास थी, इसीलिए थोड़ा स्लो पढ़ाएं, समय बहुत हो गया इसमें। और अभी हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज आपको कम समझ में आएगा, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। बट अगर आप चैनल मेरे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। ठीक है, इसकी PDF की लिंक मैं टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी इसकी PDF। अगर 1-2 दिन नहीं अवेलेबल होती, लेकिन 1-2 दिन बाद ज़रूर अवेलेबल करवा दूँगा। और कमेंट में कैसी लगी मेरी क्लास, कमेंट में अवश्य बताएं। ठीक है, धन्यवाद सभी लोग।